liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. क्या ह्यूमंस अर्थ को सील करते जा रहे हैं? क्या हम लोग खुद को अर्थ पर ट्रैप करते जा रहे हैं? ये क्वेश्चन सुनने में काफी स्टूपिड लगते हैं, राइट? बट आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम लोग खुद को ही पृथ्वी पर ट्रैप करने में लगे हुए हैं और जानेंगे इसरो की कुछ फ्यूचर टेक्स जो कि इस कंडीशन को डेवलप होने से बचा सकती है। पृथ्वी के अराउंड एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर को ह्यूमंस ने कुछ लेयर्स में बांटा है और उन्हें नाम दिया है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एटसेट्रा। हम ह्यूमन सैटेलाइट्स को जिस रीजन में प्लेस करते हैं वो रीजन को हम लो अर्थ ऑर्बिटल बोलते हैं, जो कि थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर के बीच का एक रीजन है। ये पृथ्वी से कुछ 2000 किलोमीटर ऊपर है। जब इन सैटेलाइट्स को हम लोग ऊपर भेजते हैं तो सिर्फ हम लोग इनके एडवांटेजेस की तरफ देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन सैटेलाइट्स को ऊपर भेजने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इस बीच हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, वो ये कि क्या हो जब ये सैटेलाइट्स ख़राब हो जाएंगी। और वही होता है, जब ये सैटेलाइट्स ख़राब हो जाती हैं तो इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इन्हें बुला दिया जाता है। अब आप लोग गैस करो कि कितनी सैटेलाइट्स अभी प्रेजेंटली लो अर्थ ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट मी टेल यू, अभी इस प्रेजेंटली आपके ऊपर 6000 सैटेलाइट्स घूम रही हैं लो अर्थ ऑर्बिटल में, और इन 6000 सैटेलाइट्स में 3000 तो डेड सैटेलाइट्स हैं, यानी कि जिनका कोई काम नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक कार की साइज का मेटल से बना हुआ बॉक्स आपके सर के ऊपर घूम रहा है, वो भी 3000 बॉक्सेस, और आपको मालूम भी नहीं है, जिनमें से 3000 तो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं और 3000 डेड सैटेलाइट्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि नियरली 6000 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही हैं, जिसमें से कि 3000 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और अराउंड 3000 सैटेलाइट्स इनएक्टिव हैं, यानी कि डेड हैं। अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो इन टोटल 6542 सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में हैं, और जिसमें से 3372 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और 3170 सैटेलाइट्स इनएक्टिव यानी कि डेड हैं। अब इन 3000 एक्टिव सैटेलाइट्स में से भी मोर देन 50% सैटेलाइट्स कमर्शियल कंपनीज की हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो टोटल एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा सैटेलाइट्स तो सिर्फ कमर्शियल कंपनीज की हैं। बाकी जो बची हुई इनमें 50% से भी कम आ जाती हैं, वो गवर्नमेंट, कुछ मिक्स्ड यूजेस और मिलिट्री सर्विसेज की हैं। आइए इसे समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, जब 1957 में रशिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अर्थ के ऑर्बिटल में भेजा। उसके बाद से एक रेस स्टार्ट हो गई, एक स्पेस रेस, जिसमें कि यूएसए ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने उसके बाद कई सारी सैटेलाइट्स को भेजा और आज एक ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग 3000 सैटेलाइट्स हैं उसमें से 2000 सैटेलाइट्स किसी न किसी तरीके से यूएसए यानी कि अमेरिका से रिलेटेड हैं, या तो वो नासा की हैं या फिर यूएसए की किसी प्राइवेट कंपनी की हैं। अब बात करते हैं कि इस सबसे प्रॉब्लम क्या है। तो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोलिजन्स की। तो जब हम सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ते हैं तो वो कुछ 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जब ये रिवॉल्यूशन के टाइम पर किसी और दूसरी सैटेलाइट से या फिर किसी और दूसरे डेड सैटेलाइट से कोलिजन करता है तो काफी सारे इसके टुकड़े हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2009 में रशिया का एक डेड स्पेसक्राफ्ट और एक डेड सैटेलाइट में कोलिजन हुआ था, जिसके बाद उसके अराउंड हजारों टुकड़े हो गए। और जब भी कोई नया सैटेलाइट या कोई भी नया रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उन सभी टुकड़ों का ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो ये है कि मान लो इन सभी कोलिजन से धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा। यानी कि अगर एक डेड सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराई और उसके बाद वो जाके किसी और दूसरे सैटेलाइट से टकराई और ये टकराने में पूरा एक चेन रिएक्शन अराइज हो गई, तो उसके बाद हमारा पूरा ऑर्बिट कचरे से भर जाएगा। लेकिन इवेंचुअली ये सब साफ हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम बाद इन सभी डेड सैटेलाइट्स का मोमेंटम खत्म होगा, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और फिर ये पिघल कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो सही हम लोग अर्थ पर ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो ये है कि कमर्शियल कंपनीज यानी कि प्राइवेट कंपनीज के बीच में रेस स्टार्ट हो गई है। इन सभी लोगों को सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को खुश करना है, इन्हें मतलब नहीं है कि ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक डाटा देता हूं तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी साल स्पेसएक्स ने 42,000 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने की मांग की है, जिसमें से उन्हें 12,000 की परमिशन मिली है। अब आप यहाँ पर ये बात समझिए कि नासा, जो कि एक सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है
है पृथ्वी पर, उसे इस सब को रोकने में काम करना चाहिए, उसे कुछ लॉज बनाने चाहिए, लेकिन वही इस स्पेस रेस को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस सभी से पैसा आएगा। अब आपको नहीं लगता कि कुछ प्रिकॉशंस और रेगुलेशंस बनने चाहिए इस स्पेस रेस को थोड़ा रोकने के लिए, या फिर कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए जो कि फॉलो हो, क्योंकि इन प्राइवेट कंपनीज पर हम अपने फ्यूचर के भरोसा नहीं कर सकते। इस स्पेस जंग को खत्म करने के लिए या कहें थोड़ा सा कम करने के लिए इसरो थोड़ा सा आगे आया है। उन्होंने कुछ अपने फ्यूचर टेक्स के बारे में बताया, जिसमें कि सेल्फ ईटिंग रॉकेट, वेनिसिंग सैटेलाइट्स, ऐसी कई सारी 48 न्यू टेक्नोलॉजीज का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि वो उस पर वर्क कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर क्या अपने साथ लाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सभी कंट्रीज को साथ में बैठकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाना चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए? जैसे कि ऑन रोड तो काफी सारे ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि स्पेस में भी कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए जाएं। आपको इस बारे में और क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय मां भारती।